थे वह एक साइंटिस्ट महान, बढ़ाई जिन्होंने देश की शान। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में कर गए नए नए अनुसंधान। भारत की प्रगति में है उनका अमिट योगदान। उनके जुनून और दृढ़ संकल्प ने दिलाया उन्हें भारत रत्न का सम्मान। उनके सकारात्मक विचारों ने युवा पीढ़ी को बड़े सपने बुनना सिखाया। उनकी सिंप्लिसिटी ने हर खासो आम का दिल जीत लिया। उनकी प्रोग्रेसिव सोच ने देश को विकास के शिखर तक पहुंचाया। करते रहे जो अंतिम सांसों तक अपना पसंदीदा काम। मैं करती हूँ उन्हें दिल की गहराइयों से सलाम। समर्पित है एक और शाम डॉक्टर कलाम साहब के नाम। नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल चमकते सितारे में मैं पूनम लाकरा आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा यह चैनल उन महान पर्सनैलिटीज़ को डेडिकेटेड है जिन्होंने अपनी मेहनत और ज़बरदस्त जुनून के द्वारा पूरी दुनिया को नई राह दिखाई। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। पिछले वीडियो में हमने उनके चाइल्डहुड और एजुकेशनल लाइफ को डिस्कस किया था। आइए अब आगे बात कर लेते हैं एक साइंटिस्ट, लेखक, शिक्षाविद और राष्ट्रपति के रूप में समाज के लिए किए गए उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। जब हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और निशाना चूक जाता है तो दिल को बड़ी तकलीफ होती है। अपने कैरियर का चुनाव करते समय कलाम साहब को भी ऐसे ही दुख से गुजरना पड़ा था। MIT से ग्रेजुएट करने के बाद वे ट्रेनिंग के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर चले गए। उसके बाद उन्हें जॉब के 2 ऑफर्स मिले। पहला था एयरफोर्स देहरादून में और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली में। उन्होंने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया। दोनों इंटरव्यूज के बीच करीब सप्ताह भर का समय था, इसलिए वे पहले दिल्ली आए, निजामुद्दीन औलिया के दर्शन किए और फिर इंटरव्यू देकर देहरादून चले गए। वहां पर 8 वैकेंसी के लिए 25 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आए थे। इसे बैड लक कहें या फिर ईश्वर की प्लानिंग। उनकी 9th पोजीशन आई और वे यह जॉब पाने से चूक गए। इस पर उन्हें बड़ी हताशा हुई क्योंकि वे तो बचपन से ही आसमान की ऊंचाइयां नापने की ख्वाहिश रखते थे। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वे ऋषिकेश चले गए, जहां पर उनकी मुलाकात शिवानंद आश्रम के संस्थापक स्वामी शिवानंद से हुई। वे उनकी सादगी और बच्चों जैसी मुस्कान से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बताया कि कैसे आसमान पर परवाज करने की उनकी दिली तमन्ना अधूरी रह गई। यह सब सुनकर स्वामी जी ने उन्हें हिम्मत बंधाते हुए कहा, अगर कोई ख्वाहिश दिलो जान से निकले, वह पवित्र हो और उसमें पूरी शिद्दत हो, तो अंदर से एक कमाल की एनर्जी और ताकत निकलती है। तुम इस बात पर विश्वास करो कि जो कुछ सोचा है उसकी सृष्टि जरूर होगी। सूरज फिर से निकलेगा और बहार भी आएगी। इन शब्दों ने उनके दिल को बड़ा सुकून पहुंचाया। वे दिल्ली लौट आए और अपने इंटरव्यू का रिजल्ट पता करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिस चले गए। जब वहां पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर जो मिल चुका था। अब उनके दिल में एयरफोर्स में सिलेक्शन न होने का कोई मलाल नहीं रह गया। अगले ही दिन से उन्होंने 250 रुपए की मंथली सैलरी पर DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की
कमान संभाल ली। शायद उन्होंने भी अपनी खुशी कुछ इसी तरह से व्यक्त की होगी। तू बंदे जल्दी ही बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हो सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर। उन्होंने दिल्ली में 3 साल तक काम किया और फिर जब 1961 में ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट नाम से बेंगलोर में DRDO की एक नई ब्रांच खुली तो उनकी पोस्टिंग वहीं कर दी गई, जहां उन्होंने एक साइंटिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दी और अपने कार्यों से वहां के अधिकारियों और स्टाफ को बहुत प्रभावित किया। कुछ समय के बाद द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की तरफ से उन्हें रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए बुलावा आया। मुंबई में इंटरव्यू के दौरान उनकी मुलाकात भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा टाटा इंस्टीट्यूट फॉर द फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर MGK मेनन जैसी बड़ी हस्तियों से हुई। वे इंटरव्यू में सफल हुए और फिर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से चुन लिए गए और वहीं से शुरू हुई उनके सपनों की नई उड़ान। हमारे देश में अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में 1962 से एक नए अध्याय का श्री गणेश हुआ, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई और उनकी टीम ने मिलकर लॉन्ग टर्म के लिए स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की, जिससे दुनिया में भारत को भी एक पहचान मिले और रक्षा क्षेत्र में यह भी सेल्फ रिलायंस बन सके। इसी क्रम में केरला राज्य के छोटे से गांव थुम्बा में अपने देश का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया। यद्यपि बहुत से लोगों ने यह कहकर इस बात का विरोध किया कि जिस देश के नागरिकों को 2 वक्त की रोटी भी बमुश्किल नसीब हो पाती है, वहाँ रॉकेट और मिसाइल पर पैसे लगाना फिजूल खर्ची और नाइंसाफ़ी है। 6 महीने की रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए कलाम साहब को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड
स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन भेजा गया। अमेरिका रवाना होने से पहले वे अपनी खुशी साझा करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम जा पहुंचे। पिताजी उनकी इस उपलब्धि से बहुत खुश हुए और वे उन्हें लेकर उसी मस्जिद में नमाज अदा करने गए जहां वे बचपन में अक्सर जाया करते थे। ट्रेनिंग के दौरान उनके काम और पैशन से लोग इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें यह ऑफर दे डाला कि वे यहीं रहकर अमेरिका के लिए काम करें। भारत के कंपैरिजन में उन्हें यहाँ कहीं ज़्यादा पैसा और सम्मान मिलेगा, लेकिन कलाम साहब का बड़प्पन देखिए। उन्हें अपनी धरती और अपने लोगों के मोह के आगे वहाँ की शानो शौकत धुंधली नजर आई और वे ट्रेनिंग पूरी करके भारत लौट आए। फिर वे देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में जी जान से जुट गए। उन दिनों हमारे देश में आज की तरह न तो कोई प्रॉपर प्रयोगशाला थी और न ही आधुनिक सुविधाओं से लैस टेस्टिंग सेंटर। यहाँ तक कि रॉकेट के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी साइकिलों एवं बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। यह सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि इतने अभावों के बावजूद काम के प्रति लोगों के अंदर कितनी शिद्दत थी। आखिरकार 21 नवंबर 1963 को अमेरिका के सहयोग से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, जिसका नाम था नाइकी अपाची। यह एक साउंडिंग रॉकेट था। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसी बीच डॉक्टर साराभाई की रहनुमाई में 15 अगस्त 1969 को इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया। कलाम साहब भी इस महत्वपूर्ण संस्थान के साथ जुड़ गए और SLV-3 का काम एज इट इज चलता रहा। साराभाई को हर दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट से कलाम साहब ही अवगत कराते थे। 23 दिसंबर 1971 को पैनल मीटिंग के बाद उन्हें दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाना था और साराभाई थुम्बा गए हुए थे, इसीलिए उन्होंने दिन भर की एक्टिविटीज के बारे में फोन पर जानकारी दी। साराभाई ने उन्हें त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्हें खबर मिली कि अभी कुछ घंटे पहले ही दिल का दौरा पड़ने से साराभाई का निधन हो गया है। इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उनकी नज़र में वे न सिर्फ एक अच्छे लीडर थे, बल्कि वे भारतीय विज्ञान के राष्ट्रपिता और बड़े नेक दिल व्यक्ति भी थे। इस तरह की अनिश्चितता अच्छे अच्छों की एकाग्रता
भंग कर देती है। कलाम साहब भी सारी बातें भुलाकर अपने काम में 100% देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत दिनों तक किसी भी काम में उनका मन लग ही नहीं पा रहा था। MGK मेनन ने कुछ दिनों के लिए स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और फिर बाद में जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर सतीश धवन को इसरो की कमान सौंप दी गई और साराभाई को श्रद्धांजलि देने के लिए थुम्बा के पूरे कॉम्प्लेक्स को एक बड़े स्पेस सेंटर में तब्दील कर दिया गया। उसका नाम रखा गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इन 10 सालों में कलाम साहब को बहुत सारे उतार चढ़ावों से होकर गुजरना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने अपने 3 करीबी फैमिली मेंबर्स को भी खो दिया। सबसे पहले उनके बचपन के दोस्त हमदर्द और बहनोई मोहम्मद जलालुद्दीन, उनके पिताजी और फिर उनकी माताजी ने भी इस संसार को अलविदा कह दिया। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी प्रोजेक्ट को अपने निर्धारित समय में पूरा कर लिया गया, लेकिन मुश्किलों ने उनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। जब 10 अगस्त 1979 को SLV-3 ने अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरी तो वह अपनी दिशा से भटक गया और उसका मलबा समुद्र में जा गिरा। इसी के साथ 10 सालों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया। कलाम साहब मायूस जरूर हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि सतीश धवन जैसे अनुभवी व्यक्ति का दिलासा भरा हाथ उनके सर पर जो था। कामयाबी का श्रेय तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन फेलियर को एक्सेप्ट करना हर किसी के वश की बात नहीं। मीडिया की तरफ से जोरों शोरों से आलोचना हो रही थी कि देश का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया। प्रोफेसर धवन ने सभी टीम मेंबर्स का हौसला बढ़ाया और असफलता की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने मीडिया के सभी सवालों का जवाब दिया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें अपनी गलती सुधारने के लिए सिर्फ 1 साल का वक्त और चाहिए। अगली बार हम ज़रूर सफल होंगे। सभी सदस्यों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक प्रक्रियाओं पर बारीकी से नज़र रखी गई। आखिरकार 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के आसमान पर परवाज़ की तारीख फिक्स कर दी गई। सब कुछ पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार संपन्न हुआ और SLV-3 का निशाना अचूक रहा। रोहिणी RS-1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित हो गया। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। टीम के सदस्यों ने कलाम साहब को कंधों पर उठा लिया। इस प्रकार भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक विशेष कदम बढ़ा दिया। गौर फरमाने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित सभी तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी थी। पूरी दुनिया में इसकी बड़ी सराहना हुई, क्योंकि अब भारत भी उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इस कामयाबी के करीब 1 महीने बाद प्रोफेसर धवन ने कलाम साहब को इन्फॉर्म किया कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनसे मिलना चाहती हैं। सादा जीवन उच्च विचार उनका मूल मंत्र था। उन्होंने हिचकते हुए कहा, मेरे पास न तो जूते हैं और न ही कोई विशेष लिबास, फिर मैं उनसे मिलने के लिए कैसे जा सकता हूँ। प्रोफेसर धवन ने बड़े सहज भाव से जवाब दिया, कलाम, तुमने पहले ही
सफलता का सूट पहना हुआ है, फिर किसी स्पेशल परिधान की क्या ज़रूरत है। इस खास अचीवमेंट के लिए भारत सरकार के द्वारा 1981 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कलाम साहब को पद्म भूषण से नवाजा गया। वे बहुत खुश थे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें इस बात का दुख साल रहा था कि जिन खास लोगों की बदौलत आज वे यहाँ तक पहुँचे हैं, वे उनके साथ नहीं हैं। जैसे विक्रम साराभाई और उनके पेरेंट्स इत्यादि। SLV-3 की सफलता के बाद देश के रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की गई और तत्कालीन रक्षा मंत्री R. वेंकट रमन के प्रस्ताव पर देश में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम मिशन की शुरुआत की गई। कलाम साहब को इसका चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया। इस मिशन के तहत भारत ने आकाश, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी एवं अग्नि आदि महत्वपूर्ण मिसाइलों का सफल परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस लिहाज से कलाम साहब ने पृथ्वी और अग्नि के विकास में अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। 25 फरवरी 1988 देश के लिए एक ऐतिहासिक और बड़े ही गर्व का दिन था, क्योंकि इसी दिन पृथ्वी की पहली परवाज सफल हुई थी। यह सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल नहीं थी, बल्कि आने वाली सभी मिसाइलों का नक्शा और फ्यूचर मॉड्यूल थी। उन दिनों मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर बहुत ही कम देशों के पास था, इसीलिए इसकी कामयाबी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी दहला कर रख दिया था। पश्चिमी देशों ने भी पहले तो हैरानी जाहिर की और फिर बाद में अपने गुस्से का इजहार करते हुए भारत पर अनेकों सख्त पाबंदियां लगा दी, जिससे यह बाहर के देशों से ऐसा कोई सामान ना खरीद सके जो इसके मिसाइल प्रोग्राम में सहायक हो। 20 अप्रैल 1989 को अग्नि मिसाइल की लॉन्चिंग की तारीख फिक्स कर दी गई। एहतियात के तौर पर आसपास के गांवों को खाली करा दिया गया, परंतु यह क्या, उड़ान भरने के कुछ सेकंड पहले ही कंप्यूटर ने रुकने का इशारा कर दिया और किन्हीं तकनीकी खराबियों की वजह से यह परीक्षण स्थगित करना पड़ा। इसकी खामियों को दूर करने में वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 10 दिनों की मशक्कत के बाद एक नई उम्मीद के साथ इसे दोबारा लॉन्च किया गया, लेकिन फिर वही परेशानी, कोई एक पुर्जा ठीक से काम नहीं कर रहा था। एक बार फिर से वैज्ञानिक खेमे में निराशा के बादल तो छा गए, मगर उन्होंने धैर्य नहीं खोया और दुगने उत्साह से जुट गए समस्या का तोड़ निकालने में। ह्यूमन बीइंग की यह खासियत होती है कि जहाँ एक तरफ किसी भी व्यक्ति की सफलता पर उसे सर आँखों पर बिठाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी नाकामयाबी पर व्यंग्य बाण छोड़ना भी कभी नहीं भूलते हैं। अग्नि के साथ भी यही हुआ। इसकी असफलता पर अखबारों में तरह तरह के कार्टून्स छपे। चलिए कुछ कार्टून्स का जिक्र हम भी कर लेते हैं। एक कस्टमर दुकानदार को कुछ सामान वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह यह भी नहीं चली। किसी ने कहा, सब कुछ तो ठीक था, पर इसका स्विच नहीं चला। एक गांववासी नोट गिनते हुए कह रहा था, अग्नि परीक्षण के समय गांव खाली करने का मुआवजा मिला है। अगर 2-3 बार यह परीक्षण और कैंसिल हो जाए तो पक्का घर बनवा लूँगा। अमूल कंपनी ने अपने होल्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की ज़रूरत है। बहुत सारे देशों के द्वारा ज़ोरों शोरों से यह दबाव डाला जा रहा था कि या तो अग्नि परीक्षण खारिज कर दिया जाए या फिर इसे कुछ और समय के लिए कैंसिल किया जाए, लेकिन
सरकार किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी और वह वैज्ञानिकों के साथ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी रही। वैज्ञानिकों ने पूरी तत्परता से एक बार फिर कमर कस ली। इसके लिए 22 मई 1989 का दिन सुनिश्चित किया गया। इससे ठीक एक दिन पहले जब सभी टीम मेंबर्स इसी ऊहापोह में डूबे हुए थे कि कल अग्नि की उड़ान सफल होगी या नहीं, तो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत ने कलाम साहब से पूछा, कल तुम अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो? उन्होंने थोड़ी देर सोच विचार कर बड़ी सरलता से जवाब दिया, हम 1,00,000 पेड़ों की कोपलें लगाएंगे। यह उत्तर सुनकर मंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तुम अग्नि के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो, कल ऐसा ही होगा। इस बार वर्षों की मेहनत रंग लाई। फाइनली कदम दर कदम सभी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पार करते हुए अग्नि की लौ ने आकाश की बुलंदियों को छू लिया। पूरे देश में जोश और खुशी की लहर दौड़ गई। एक बार फिर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी स्वदेशी तकनीक का लोहा जो मनवा लिया था। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने क्या खूब लिखा है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 1990 के गणतंत्र दिवस पर देश ने अग्नि का जश्न मनाया और कलाम साहब को पद्म विभूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। डगर पे जो होके निडर चलते हैं, होके निडर चलते हैं, सबकी भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं, नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर वो, मर के अमर है वो कभी नहीं मरते हैं, नाम सितारों में अपना लिखाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा
खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। चीर कर अंधेरों को सूरज जो निकलता है, सूरज जो निकलता है। बादलों से डर के वो राहें नहीं बदलता है, राहें नहीं बदलता है। कांटों में जो खिलता है, शोलों में पलता है। गुल वो ही गुलशन, हाँ, गुल वो ही गुलशन की तारीखें बदलता है। तूफान को भी तोहफा तू बनाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन। कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। अग्नि की कामयाबी ने कलाम साहब का कद उस समय और भी ऊंचा कर दिया जब उनकी बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें देश के प्रशासनिक कार्यों में भी शामिल कर लिया गया और वे जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार एवं DRDO के सचिव के रूप में नियुक्त कर लिए गए। जब भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो उसमें भी कलाम साहब ने राजनीतिक एवं टेक्नोलॉजिकल रूप से अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। उसी के बाद से उनकी गिनती महानतम परमाणु वैज्ञानिकों में होने लगी। उनके नाम के साथ एक और विशेष उपलब्धि उस समय जुड़ गई जब देश को आधुनिक प्रौद्योगिकी की नई दिशा प्रदान करने और इसकी प्रगति में नए नए तकनीकी आइडियाज़ लाने के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न अवार्ड से विभूषित किया गया। इस तरह वे यह सम्मान पाने वाले CV रमन के बाद दूसरे साइंटिस्ट बन गए। उनके व्यक्तिगत शौक की बात करें तो इतने बिजी शेड्यूल में रहने के बावजूद उनके रग रग में संगीत बसा हुआ था। उन्हें वीणा बजाना और कर्नाटक संगीत सुनना बहुत पसंद था। वे शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे और सुबह शाम की सैर करना उनकी आदत बन गई थी। उन्हें किताबें पढ़ने और लिखने में बड़ा आनंद आता था। यहाँ तक कि जब वे किराए के मकान में रहते थे तो भी
ज़रूरत के छोटे मोटे फर्नीचर के अलावा उनका पूरा कमरा किताबों से ही खचाखच भरा रहता था। अपने जीवन काल में व्यस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने 60 से भी अधिक किताबें लिखी हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख बुक्स के बारे में। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम 1998। इस बुक के माध्यम से उन्होंने 2020 तक भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने का सपना देखा था। विंग्स ऑफ फायर 1999। यह उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपना बचपना, छात्र जीवन और एक सफल साइंटिस्ट के रूप में अपनी स्पेशल अचीवमेंट्स को बयां किया है। इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया 2002, द लुमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स 2004, मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ 2005, माई ट्रांसेंडेंस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस 2015, एटसेट्रा। इसी के साथ साथ उन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके व्यक्तित्व और कार्यों से बहुत प्रभावित थे और उन्हें यह पूरा यकीन था कि वे एक अच्छे वैज्ञानिक होने के साथ साथ सफल राजनीतिज्ञ भी बन सकते हैं। तभी तो अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन कलाम साहब ने यह कहते हुए उनका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था कि वे अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों से खुश हैं। मगर प्रधानमंत्री जी इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ थे। जब उन्हें तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका मिला तो उन्होंने 10 जून 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम नॉमिनेट कर दिया और उनसे फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा, इस बार मुझे आपसे हाँ के अलावा कुछ और नहीं सुनना है। कलाम साहब के लिए अब की बार उनकी बात टालना ज़रा मुश्किल हो गया। उन्होंने दोनों सदनों के समर्थन से 18 जून 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भर दिया। वे 90% वोटों से विजयी हुए। उन्होंने 25 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 तक रहा। इस दौरान उन्होंने मानवता की ऐसी मिसालें कायम कर दीं जिससे यह साबित हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति मात्र उच्च पदों पर पहुंचकर ही बड़ा नहीं बन सकता है, बल्कि अपनी दरियादिली और मानवीय गुणों के आधार पर ही उसे समाज में प्रतिष्ठा व एप्रिसिएशन मिलता है। अग्नि की कामयाबी ने कलाम साहब का कद उस समय और भी ऊंचा कर दिया जब उनकी बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें देश के प्रशासनिक कार्यों में भी शामिल कर लिया गया और वे जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार एवं DRDO के सचिव के रूप में नियुक्त कर लिए गए। जब भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया तो उसमें भी कलाम साहब ने राजनीतिक एवं टेक्नोलॉजिकल रूप से अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। उसी के बाद से उनकी गिनती महानतम परमाणु वैज्ञानिकों में होने लगी। उनके नाम के साथ एक और विशेष उपलब्धि उस समय जुड़ गई जब देश को आधुनिक प्रौद्योगिकी की नई दिशा प्रदान करने और इसकी प्रगति में नए नए तकनीकी आइडियाज़ लाने के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न अवार्ड से विभूषित किया गया। इस तरह वे यह सम्मान पाने वाले CV रमन के बाद दूसरे साइंटिस्ट बन गए।
उनके व्यक्तिगत शौक की बात करें तो इतने बिजी शेड्यूल में रहने के बावजूद उनके रग रग में संगीत बसा हुआ था। उन्हें वीणा बजाना और कर्नाटक संगीत सुनना बहुत पसंद था। वे शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे और सुबह शाम की सैर करना उनकी आदत बन गई थी। उन्हें किताबें पढ़ने और लिखने में बड़ा आनंद आता था। यहाँ तक कि जब वे किराए के मकान में रहते थे तो भी ज़रूरत के छोटे मोटे फर्नीचर के अलावा उनका पूरा कमरा किताबों से ही खचाखच भरा रहता था। अपने जीवन काल में व्यस्तताओं के बावजूद भी उन्होंने 60 से भी अधिक किताबें लिखी हैं। आइए एक नज़र डाल लेते हैं उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख बुक्स के बारे में। इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम 1998। इस बुक के माध्यम से उन्होंने 2020 तक भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने का सपना देखा था। विंग्स ऑफ फायर 1999। यह उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपना बचपना, छात्र जीवन और एक सफल साइंटिस्ट के रूप में अपनी स्पेशल अचीवमेंट्स को बयां किया है। इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया 2002, द लुमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स 2004, मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ 2005, माई ट्रांसेंडेंस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस 2015, एटसेट्रा। इसी के साथ साथ उन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके व्यक्तित्व और कार्यों से बहुत प्रभावित थे और उन्हें यह पूरा यकीन था कि वे एक अच्छे वैज्ञानिक होने के साथ साथ सफल राजनीतिज्ञ भी बन सकते हैं। तभी तो अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन कलाम साहब ने यह कहते हुए उनका प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था कि वे अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों से खुश हैं। मगर प्रधानमंत्री जी इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ थे। जब उन्हें तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका मिला तो उन्होंने 10 जून 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम नॉमिनेट कर दिया और उनसे फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा, इस बार मुझे आपसे हाँ के अलावा कुछ और नहीं सुनना है। कलाम साहब के लिए अब की बार उनकी बात टालना ज़रा मुश्किल हो गया। उन्होंने दोनों सदनों के समर्थन से 18 जून 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भर दिया। वे 90% वोटों से विजयी हुए। उन्होंने 25 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 तक रहा। इस दौरान उन्होंने मानवता की ऐसी मिसालें कायम कर दीं जिससे यह साबित हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति मात्र उच्च पदों पर पहुंचकर ही बड़ा नहीं बन सकता है, बल्कि अपनी दरियादिली और मानवीय गुणों के आधार पर ही उसे समाज में प्रतिष्ठा व एप्रिसिएशन मिलता है। सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बावजूद भी उनके अंदर विनम्रता एवं दया की भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थीं। आइए कुछ एक उदाहरणों के द्वारा उनके इस स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, सर्दी का समय था और वे राष्ट्रपति भवन के आसपास टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक सुरक्षाकर्मी ठंड के मारे कांप रहा है क्योंकि उसके कमरे में बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी थी। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और
उसके कमरे में ठंड से बचाव के लिए रूम हीटर और गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए पंखे का अरेंजमेंट करवा दिया। उन्हें अपने लिए महामहिम अथवा हिज एक्सेलेंसी जैसे शब्द कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें बेवजह की फॉर्मेलिटीज़ शो ऑफ करना भी कभी रास नहीं आया। वे हमेशा से ही साधारण पोशाक ही पहना करते थे। इसीलिए उनके राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन के दर्जी इस बात से चिंतित हुए कि उनके लिए कैसे सूट सिले जाएं। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने उनके लिए कुछ बंद गले के सूट तैयार कर डाले। जब कलाम साहब ने उसे ट्राई किया तो उन्हें यह महसूस होने लगा कि इसे पहनकर वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। सो उन्होंने अपने हिसाब से उसमें कट लगाने का सजेशन दिया। इस प्रकार एक खास तरह का कट वाला सूट कलाम सूट के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे ही एक बार वे सुबह के समय मुगल गार्डन में सैर कर रहे थे तो उनकी नज़र एक मोर पर पड़ी जो अपना मुंह ठीक से नहीं खोल पा रहा था। यह देखकर उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने बिना देर किए राष्ट्रपति भवन के वेटनरी डॉक्टर को बुलवा भेजा और मोर की जांच करने के लिए कहा। जांच के बाद पता चला कि उसके गले में एक ट्यूमर है। तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन के द्वारा उसका ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया गया और एक बार फिर से मोर मुगल गार्डन की फिजा में चहचहाने लगा। सचमुच इसे कहते हैं इंसानियत। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने कभी भी सरकारी धन का प्रयोग अपने किसी रिलेटिव अथवा फैमिली मेंबर को सुविधा एवं फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया। एक बार उनके 52 रिलेटिव्स राष्ट्रपति भवन में एक सप्ताह तक रुके और वे सभी यहीं से अजमेर शरीफ की दरगाह गए। कलाम साहब ने उनके यहाँ रुकने, खाने पीने व अजमेर जाने तक के सारे खर्चे को कैलकुलेट किया और पूरा पेमेंट अपनी जेब से भरा। इतना ही नहीं, एक बार उनके बड़े भाई और परिवार के कुछ सदस्य हज यात्रा पर गए। जब सऊदी अरेबिया के अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कलाम साहब को फ़ोन करके कहा, हम आपके परिवार के सदस्यों को स्पेशल सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन कलाम साहब तो ज़रा हटकर ही सोचते थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें भी एक सामान्य हज यात्रियों की तरह ट्रीट किया जाए। उन्हें लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता था। वे एक आम नागरिक से भी उसी उत्साह के साथ मिलते थे मानो वे किसी बड़े राजनेता से मिल रहे हों। इसीलिए उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में न सिर्फ देश की सेवा की बल्कि सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को फॉलो करते हुए उन्होंने समाज में अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप भी छोड़ी। वर्ष 2007 में रिटायर होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अपना बाकी का जीवन वे शिक्षण कार्यों में लगाएंगे। इसके बाद नियमित रूप से वे भारत की जानी मानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर काम करते रहे। वे छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे और उनके साथ उन्हें विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा करने में बड़ा आनंद मिलता था। इसी कड़ी में 27 जुलाई 2015 को वे मेघालय की राजधानी शिलोंग गए, जहां उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों के बीच
क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ विषय पर लेक्चर देना था। प्रोग्राम अपने सही समय यानी 6:35 पर शुरू हो गया, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने 4-5 मिनट ही बोला था कि अचानक उनकी आवाज़ बंद हो गई और वे लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़े। उन्हें फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि कुछ देर पहले अचानक हार्ट अटैक हो जाने से उनका देहांत हो चुका है। इस प्रकार हमने एक महान व्यक्ति, साइंटिस्ट, लेखक तथा जनता के राष्ट्रपति को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उनके पार्थिव शरीर को पहले शिलोंग से दिल्ली और फिर दिल्ली से उनके पैतृक शहर रामेश्वरम ले जाया गया, जहां लोगों की भावभीनी श्रद्धांजलि के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ साल पहले डीआरडीओ में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए उनकी याद में डीआरडीओ के द्वारा रामेश्वरम के नज़दीक एक अब्दुल कलाम मेमोरियल बनाया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में किया था। तो यह थी कलाम साहब की पूरी जीवन यात्रा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी और शाइनिंग स्टार के साथ। तब तक जुड़े रहिए इस चैनल से और अपने वैल्यूएबल सजेशंस व कमेंट्स शेयर करते रहिए।